बैरूनी गेट हमेशा की तरह घर में काम करने वाली मेड ने खोला था। सालार ने अभी ड्राइंग सेट का दरवाजा खोला ही था जब हर रोज की तरह लामी खेलते उसके वो दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आ गए थे। 4 साल जिब्राइल पहले पहुंचा था। ड्राइंग सेट पर बैठे बैठे उसने अपने बेटे का चेहरा चूमा था। वो पसीने में शराबूर था। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसने जिब्राइल का माथा और चेहरा साफ किया। 2 साल इनाया हाफती कांपती शोर मचाती गिरती पड़ती उसके पास आ गई थी। उसने हमेशा की तरह उसे गोद में लिया था। बड़े जोर से उसे भेजने के बाद उसने बारी बारी बेटी के दोनों गाल चूमे। जिब्राइल तब तक गाड़ी का दरवाजा बंद करके जा चुका था। उसने इनाया को नीचे उतार दिया। वो दोनों बाप से मिलने के बाद दोबारा लॉन में भाग गए थे। वो कुछ देर खड़ा अपने बच्चों को देखता रहा, फिर गाड़ी के पिछले हिस्से से अपना ब्रीफकेस और जैकेट निकालते हुए वो घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमामा तब तक उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आ चुकी थी। दोनों की नजरें मिली थी। वो उसके पास आती हुई मुस्कुराई। तुम जल्दी आ गए आज? उसने हमेशा की तरह उसे गले लगाते हुए कहा। हाँ, आज ज्यादा काम नहीं था तो ढूंढ लेते। वो उसके हाथ से जैकेट लेकर हंसी। वो जवाब देने की बजाय मुस्कुराया। वो उसके लिए पानी ले आई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो उसके हाथ में पकड़े ट्रे से ग्लास उठा रहा था जब इमामा ने अचानक पूछा था। उसने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। हाँ बिल्कुल, क्यों? नहीं, मुझे थके हुए लगे इसलिए पूछ रही हूँ। सालार ने जवाब देने की बजाय ग्लास मुंह से लगाया और वो ट्रे लेकर चली गई। कपड़े तब्दील करके वो सिटिंग एरिया में आ गया था। कांगो का मौसम उसे कभी पसंद नहीं रहा था। उसकी वजह वो बारिश थी जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी और अब भी शायद कुछ देर में फिर शुरू होने वाली थी। चाय। वो इमामा की आवाज पर बाहर लान में देखते हुए इख्तियार पलटा। एक ट्रे में चाय के 2 मगर एक प्लेट में चंद बिस्किट लिए खड़ी थी। थैंक्स। वो मगर एक बिस्किट उठाते हुए मुस्कुराया। बाहर चलते हैं बच्चों के पास। वो बाहर जाते हुए बोली, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, किसी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। वो सर हिलाते हुए बाहर चली गई। चंद मिनटों बाद उसने इमामा को लान में नमोदार होते देखा था। लान के कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए खिड़की में सालार को देखकर मुस्कुराई थी। वो भी जवाबन मुस्कुरा दिया था। इमामा मुकम्मल तौर पर बच्चों की तरफ मतवजा थी। चाय का घूंट लेते हुए दाएं कंधे पर पड़ी शॉल से अपने जिस्म को हिस्सा छुपाए जो एक नन्ही जिंदगी परवरिश पा रही थी। उनके यहाँ तीसरे बच्चे की आमद मुतवक्का थी। सालार के हाथ में पकड़ी चाय ठंडी हो चुकी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने मग पास पड़े टेबल पर रख लिया। इमामा का अंदाजा ठीक था, वो ठीक नहीं था। वो खिड़की से बाहर नजर आने वाली एक खुशहाल फैमिली देख रहा था। एक परफेक्ट लाइफ और उसके बच्चों की बचपन की कीमती लम्हे। अपने अंदर एक और नन्हा वजूद लिए उसकी बीवी का मुतमईन और मसरूर चेहरा। जिन पेपर्स को फाड़ कर फेंक देने से जिंदगी ऐसी खूबसूरत रह सकती थी। एक लम्हे के लिए बुरी तरह कमजोर पड़ा था। औलाद और बीवी वाकई इंसान की आजमाइश होते। उसका फोन बजने लगा था। एक गहरा सांस लेकर उसने फोन करने वाले की आईवी देखी। कॉल रिसीव करते उसे अंदाजा था उस वक्त तो दूसरी तरफ किससे बात करने वाला था। उसे अपनी फैमिली की जिंदगी और इस आफा में से एक चीज का इंतखाब करना था। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज कायम करो, रमजान के रोजे रखो, अपने माल की ज़कात खुशी से अदा करो, अपने हाकिम की इताअत करो, चाहे एक नाकटा हबशी क्यों ना हो, और उस तरह अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कांगो पिछली कई दहाइयों से दुनिया में सिर्फ 5 चीजों की वजह से पहचाना जाता था। खाना जंगी, जिसमें अब तक 45 लाख लोग जान गंवा चुके थे। गुर्बत के लिहाज से यूएन के इकोनॉमिक इंडेक्टर में कांगो यूएन के 188 ममालिक की फहरिस्त में 187वें नंबर पे था। मादी वसाइल के जखायर के लिहाज से कांगो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। घने जंगलात से भरा हुआ और पिग्मेस यानी पस्ता कामत सिया फार्म लोग कांगो के उन जंगलात में सदियों से पाई जाने वाले इंसानों की एक ऐसी नस्ल जो मुहसिब जमाने के वाहिद गुलाम जिन्हें गुलाम बनाना कानूनन जायज था। वर्ल्ड बैंक ने यूएन की खुराक के आलमी इदारे के साथ मिलकर कांगो में उन जंगलात की तबाही के एक अजीम शान प्रोजेक्ट का आगाज किया। सालार सिकंदर जिस वक्त उस प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर कांगो पहुंचा तो उस मंसूबे को 3 साल गुजर चुके थे। उसे अंदाजा नहीं था कि वर्ल्ड बैंक उसे किस तरह इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसे ये अंदाजा बहुत जल्द हो गया था। इबाका से मुलाकात के बाद पैटिस इबाका से सालार की पहली मुलाकात बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। उसे कांगो में आए तकरीबन 1 साल होने वाला था जब लामोको नामी जगह को अपनी टीम के साथ विजिट करते हुए पैटिस इबाका तकरीबन 2 दर्जन के करीब पैगमेस के साथ अचानक वहां आ गया था।
गार्ड्स ने इबाका और उसके ग्रुप को एकदम नमोदार होते देखकर हवास बाख्तगी के आलम में बेदरिक फायरिंग शुरू कर दी। सालार ने दो पैगनीज को जख्मी होकर गिरते देखा और बाकियों को दख्तम की ओट में छुपते और फिर बुलंद आवाज में इबाका को किसी दरख्त की ओर से अंग्रेजी जबान में पुकारते सुना था कि वह हमला करने नहीं आई, बात करने आई। सालार इस वक्त अपनी गाड़ी के ओट में था। सबसे पहले उसने इबाका की पुकार सुनी। चंद लम्हों के लिए वह हैरान रह गया था किसी पैगनीज का अंग्रेजी बोलना। यकीनन हैरान कुन था, लेकिन उससे ज्यादा हैरान कुन उसका अमेरिकी लबो लहजा था, जिसमें इबाका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे उनसे बात करनी है, वो सिर्फ मिलना चाहता है, उसके पास कोई हथियार नहीं। सालार ने गार्ड से कहा कि उस पुकारने वाले आदमी से बात करना चाहता है, फायरिंग बंद कर दे, क्योंकि दूसरी तरफ से न तो फायरिंग हो रही और न किसी हथियार का इस्तेमाल। उसके गार्ड्स कुछ देर तक उससे बहस करते रहे और उस बहस को खत्म करने का वाहिद हल सालार ने निकाला था, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी। अगर दूसरा ग्रुप वाकई मसला होता और एकदम जमीन से उठकर गाड़ी की ओर से बाहर निकल आया था, उसके गार्ड्स पैगनीज की अचानक आमद पर इतने हवास बाख्ता नहीं हुए थे जितने उसके बिल्कुल इस तरह सामने आ जाने से हुए थे। सालार उनकी हवास बाख्तगी समझ सकता था। ये पाकिस्तान नहीं था, बल्कि खाना जंगी का शिकार कांगो था, जहाँ किसी की जान लेना मच्छर के बराबर था। फायरिंग अब बंद हो गई थी। उसकी तकलीफ में उसके गार्ड से बाहर निकल आए थे। फायरिंग के थमते ही इबाका भी निकल आया था। सालार ने चिल्लाकर गार्ड्स को गोली चलाने से मना किया। फिर वो उस 4.5 फीट कद के बेहद सियाही चपटी नाक वाले और मोटी सी आंखों वाले आदमी की तरफ मतवजा हुआ, जो अपने साथियों के बरअक्स जीन्स और शर्ट में था। उन नंगे पांव वाले पैगनीज के दरमियान जागर्स पहने हुए अजीब सा लग रहा था। पेट्रस इबाका, उस पर सखावत शख्स ने आगे बढ़ते हुए सालार से अपना तारुफ करवाते हुए सालार से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे थामने से पहले सालार ने बड़े निपेतले अंदाज में उसका सर से पांव तक जायजा लिया। वो अभी तक यही समझ रहा था कि वो भी उन मफलूकुल हाल लोगों में होगा जो मुल्कियों की गाड़ियां सामने आने पर इमदाद के लिए उनके सामने आ जाती। सालार भी इबाका से किसी ऐसी डिमांड का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाबन इबाका की जुबान से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। उसने इबाका से अपना तारुफ नहीं कराया था, फिर वो उसे कैसे जानता था? वो इबाका से सवाल किए बिना न रह सका। उसने बताया कि उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, लोमोका में होने वाली विजिट के बारे में भी। उसे बैंक के ऑफिस में काम करने वाले किसी मकामी आदमी ने बताया था, जिसने इबाका की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद सालार से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट के हसूल में मदद से इनकार कर दिया था। वो सालार के ऑफिस नंबर्स पर रोजाना ढेरों कॉल्स करता था। वेबसाइट पर मौजूद उसकी ईमेल पर उसने सैकड़ों ईमेल्स की थी, जिनका जवाब हर बार सिर्फ मसूली ही का आया था। फोन कॉल्स रिसीव करने वाले सालार के अमले के अफराद उसकी मुलाकात का मकसद जानकर उसे बड़े नॉर्मल अंदाज में टाल देते थे। उसकी गुफ्तगू सुनते हुए सालार उसकी बयान जुबान से मुतासिर हुए बिना न रह सका। ये नाकाबिल यकीन बात थी, लेकिन उसके बाद सालार ने जो कुछ सुना था उसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। पेट्रस इबाका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ग्रेजुएट, वो वॉल स्ट्रीट में जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ 5 साल काम करने के बाद कांगो आया था। अपने वाले से निकाले कुछ विजिटिंग कार्ड्स उसने सालार की तरफ बढ़ा दी। उसने बेहद बेचैनी से उसे पकड़ा था। कांगो के जंगलात में तीरा और नेजा से शिकार करके भूख मिटाने वाला जंगली हार्वर्ड स्कूल तक कैसे पहुंच गया, और फिर वो जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ मुंसलिक रहना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? उस सवाल का जवाब इबाका ने सालार सिकंदर को उसके ऑफिस में दूसरे दिन अपनी दूसरी मुलाकात में कागजात के एक अंबार के साथ दिया था, जो उस मुलाकात में सालार सिकंदर को देने आया था। इबाका का 10 साल की उम्र में लोमोका में एक बच्चे के तौर पर एक मिशनरी से मुतारुफ हुआ था, जो उसे अपने साथ कांगो के जंगलात में वहाँ के लोगों के साथ राब्ता और कम्युनिकेशन के लिए साथ लिए फिरता रहा। और फिर उसे उस हद तक उस बच्चे से लगा हो गया कि बीमारी की वजह से कांगो छोड़ने पर वो इबाका को भी अपने साथ अमेरिका ले गया था, जहाँ उसने उसे पेट्रस का नाम दिया, एक नया मजहब भी। लेकिन सबसे बढ़कर एक कि उसने इबाका को तालीम दिलवाई। इबाका बेहद ज़हीन था और रेपोन जॉनसन ने उसकी ज़हानत को जांच लिया। वो इबाका को उसके बाद हर साल कांगो लाता रहा, जहाँ इबाका का खानदान उसी तरह जी रहा था। 10 साल इबाका ने अगले 25 साल अमेरिका में गुजारे, मगर उसके बाद वो अमेरिका छोड़ आया था। वो अपने लोगों के पास रहना चाहता था क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, और उन्हें उसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड बैंक से होने वाले ताउन से
बहुत से मंसूबों में से एक मंसूबा जंगल के उस हिस्से में शुरू हो गया था जहाँ इबाका का कबीला आबाद था। उसका खानदान और उससे बढ़कर वो 10,000 लोग जो जंगल के उस हिस्से से बेदखल किए जा रहे थे जिसमें वो सदियों से रह रहे थे। जंगल कटने जा रहा था, वो सारी जमीन साफ होती, फिर वहाँ उस मादनियत की तलाश शुरू होती जो इस मंसूबे का दूसरा हिस्सा था। और इबाका का मसला उसका अपना खानदान नहीं था, उसका मसला वो पूरा जंगलात का हिस्सा था जो अब जगह जगह जोन्स बनाकर काटा जा रहा था। हम 5 लाख लोग हैं, लेकिन ये जंगल तो कांगो की 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। वर्ल्ड बैंक टेम्पल इंडस्ट्री को मौनत दे रहा है क्योंकि उससे हमारी गुर्बत खत्म होगी। जब जंगल ही गायब होकर यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रीज और शोरूम्स में महंगे दामों बिकने वाली लकड़ी की अशिया में तब्दील हो जाएंगी तो कांगो के लोग क्या करेंगे? तुम लोग हमसे वो भी छीनना चाहते हो जो अल्लाह ने हमें दिया है। अगर हम वेस्ट में उनसे सब कुछ छीनने पहुंच जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? इबाका ने अपना केस बहुत तहजीब से पेश किया था। सालार के पास उसके सवालों के रटे रटाए जवाब थे। उस प्रोजेक्ट की तरह कांगो में होने वाली और बहुत से प्रोजेक्ट्स की तफसीलात उसकी उंगलियों पर थी। वो वहाँ वर्ल्ड बैंक का कंट्री हेड था, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि पैट्रिस इबाका के इंकशाफात और सवालात उसे परेशान करने लगे थे। बहुत कुछ ऐसा था जो उसके नाक के नीचे हो रहा था लेकिन उसको पता नहीं था, लेकिन वो सब का हिस्सेदार था क्योंकि वो सब कुछ उसी के दस्तखतों से मंजूर हुआ था। इबाका की फाइलों के अंबारों कई हफ्तों तक पढ़ता रहा। कई हफ्ते वो अपने आप से जंग करता रहा। वर्ल्ड बैंक की ईमा पर वहाँ ऐसी कंपनियों को लकड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई थी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अफ्रीका के दूसरे बहुत से ममालिक में उसी हवाले से काबिल एतराज़ रहा था। लकड़ी कट रही थी, जंगल साफ हो रहा था, आबादी बेदखल हो रही थी और जिन शराइत पर उन कंपनीज को लाइसेंस दिया गया था उन शराइत को भी पूरा नहीं कर रही थी। उन्हें लकड़ी के एवज उस इलाके के लोगों की माशी हालत सुधारने का फरीजा दिया गया था और वो कंपनियां करोड़ों डॉलर्स की लकड़ी ले जाने की एवज चंद आरजी नीयत के स्कूल और डिस्पेंसरीज लोगों को फराहम कर रही थी। खुराक खुश्क दूध, नमक और मसाला जात की शक्ल में दी जा रही थी और ये सब वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स की निगरानी के बावजूद हो रहा था क्योंकि पैगनीज को इस मुल्क में अछूत का दर्जा हासिल था और इन कंपनीज के खिलाफ अदालत नहीं जा सकते थे। अगले 2 माह सालार को इबाका के साथ इनफरादी हैसियत में उन जगहों को खुद जाकर देखने में लगे जिनके बारे में इबाका ने उसे दस्तावेज़ात दी थी और फिर उसे अंदाजा हो गया कि वो दस्तावेज़ात और उनमें पाई जाने वाली मालूमात बिल्कुल ठीक थी। ज़मीर का फैसला बहुत आसान था, जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा था, वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि अब वो क्या करे। एक इस्तीफा देकर सारी सूरत हाल को उसी तरह छोड़कर निकल जाता या वो वहाँ पर होने वाली ज़ाब्तिगियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता। जो कुछ वर्ल्ड बैंक वहाँ कर रहा था वो इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने के बराबर था। अफ्रीका में इबाका से मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार सालार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के उन अल्फाज को समझा था कि किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई सबकत नहीं। वो हमेशा उन अल्फाज को सिर्फ जात, बरादरी और ऊंच नीच के हवाले से देखता रहा था और उस सियाह फाम आबादी का इस्तेहसाल देख रहा था जो दुनिया के एक बड़े खित्ते पर बसती थी और फिर इस गोरी आबादी की जहनी पसमानदगी की खौस को देख रहा था जिसका वो भी हिस्सा था। उसे खौफ महसूस हुआ। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज आने वाले ज़मानों के हवाले से उसे सियाह फाम आबादी के हवाले से पेश गोई की गई थी या कोई तंबिया जिसे सिर्फ सफ़ेद फाम लोग ही नहीं मुसलमान भी नज़रअंदाज किए हुए थे। सदियों पहले गुलामी का जो तौक सियाह फामा से हटाया गया था, 21वीं सदी के मुहसिब ज़माने में अफ्रीका में इस्तेमारियत ने वो तौक एक बार फिर उसके गलों में डाल दिया था। उन्हें सियाह फाम लोगों में एक इबाका भी था जो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारने के बाद भी वहाँ से सियाह दौर में लौट आया था सिर्फ अपने लोगों की बका के लिए। बका के लफ्ज़ का मफ़हूम सालार ने इबाका से सीखा था और उसके लिए क्या क्या कुर्बान किया जा सकता है वो अभी उससे सीख रहा था। वो अगर सालार सिकंदर को मुतासिर कर रहा था तो किसी को भी मुतासिर कर सकता था। वो दुनिया के तो ज़हीन तरीन इंसानों का आमना सामना था। एक कैसे मुमकिन था एक मुतासिर होता और दूसरा नहीं होता। सालार सिकंदर, मैं ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा काबिल और ज़हीन इंसान से नहीं मिला। सालार मुस्कुरा कर रह गया। मैं खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूँ और उनमें काम करने वाले मुख्तलिफ अफराद से मिल चुका हूँ, लेकिन तुम उन सब में से मुख्तलिफ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगी। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन अगर तुम उस खुशामद का सहारा लेकर मेरी मदद चाहते हो और तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के बाद
आंखें बंद करके तुम्हारी खातिर उस स्लेब पर चढ़ जाऊंगा तो मेरे बारे में तुम्हारा अंदाजा गलत है। मैं जो कुछ भी करूंगा सोच समझ के करूंगा। एबाका की उस फैज़ियाना तारीफ को खुशामद करार देने के बावजूद सालार जानता था एबाका को इसकी शक्ल में एक मसीहा मिल गया है। मसीहा भी वो जो वर्ल्ड बैंक में काम करने के बावजूद अपना ज़मीर ज़बरदस्ती बेहोश तो कर सकता था, सुला नहीं सकता था। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, एबाका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये चीज़ मुझ में नहीं पाई जाती। साला ने तुर्की बतुर्की का, और जिस सूरत हाल में तुम मुझे डाल बैठे उसके बाद तो कई सालों भी उसके पैदा होने का कोई इम्कान नहीं। मैं बहुत सारे मुसलमान के साथ पढ़ता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, मगर तुम उनसे मुख्तलिफ हो। वो अजीब तबसरा था। मैं किस तरह मुख्तलिफ हूँ? सालार पूछे बगैर न रह सका। तुम एक अच्छे मुसलमान होने के साथ एक अच्छे इंसान भी हो, जिनसे मेरा वास्ता पड़ा था। वो या तो अच्छे मुसलमान थे या अच्छे इंसान। सालार कुछ देर बोल न सका। बोलने की काबिल कहाँ छोड़ा था उसे अफ्रीका के बेदीन इंसान ने। अच्छा मुसलमान तुम्हारी नजर में क्या है? सालार ने बहुत देर खामोश रहने के बाद पूछा। तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? एबाका एकदम हताश हो गया। नहीं, मुझे तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग लगी, मगर तुम्हारी जुबान से अदा होने वाला एक पहला जुमला था जिसमें तुम्हारी कम इल्मी झलकी। इस बार एबाका उलझा। वो मजहब डिस्कस करने नहीं बैठे थे वहां, लेकिन मजहब डिस्कस हो रहा था। अच्छा मुसलमान जो बाअमल हो, सारी इबादत करता है, पोर्क नहीं खाता, शराब नहीं पीता, नाइट क्लब नहीं जाता, मेरे नज़दीक एक अच्छा मुसलमान है, जैसे एक अच्छा ईसाई, एक अच्छा या एक अच्छा यहूदी। एबाका को अंदाजा नहीं था। वो अपनी कम इल्मी में जो बातें कर रहा था वो सालार को शर्मसार करने के लिए काफी थे। एबाका उसे अच्छे मुसलमान भी मान रहा था और एक अच्छा इंसान भी, लेकिन क्या वो उस मियार पर पूरा उतरता था? रियोन जॉनसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सालार ने बेसाख्ता कहा। वेल, एबाका कहकर मुस्कुराया था। उनके मुझ पर बहुत एहसान था, लेकिन वो कभी मेरे आइडियल न बन सके। क्यों? वो सवाल और जवाब सालार को अजीब लुत्फ दे रहे थे। उनके एहसानों की कीमत थी। मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। जब मैंने वो मजहब अपना लिया तो उन्होंने वो सारे एहसानात एक क्रिश्चियन बच्चे पर किए। एक इंसान के तौर पे एक इंसान समझकर तो उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मजहब किसी के दिल और दिमाग में ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। मैंने थोड़ा बहुत सब मज़ाहिब का मुतालिया किया, लेकिन पता नहीं क्यों जो इंसान उन मज़ाहिब का पैरोकार हो जाता है वो अपनी अच्छाइयाँ खो बैठता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं फिलासफर हूँ। एबाका को बात करते करते एहसास हुआ था। सालार बहुत देर से खामोश था। नहीं, इतना फिलासफर तो मैं भी हूँ, सालार ने मुस्कुरा कर कहा। तुम अमेरिका से यहाँ वापस कैसे आ गई? सालार ने उससे वो सवाल किया जो उसे अक्सर उलझाता था। एक चीज़ जो मैंने रियोन जॉनसन से सीखी थी वो अपने लोगों के लिए एहसास था, अपनी सास से आगे किसी दूसरे के लिए सोचना। अमेरिका बहुत अच्छा था, वहाँ मेरा मुस्तकबिल था, लेकिन सिर्फ मेरा मुस्तकबिल था, मेरी कौम के लिए कुछ नहीं था। मैं कांगो में कुछ और बनने का ख्वाब लेकर आया हूँ, एबाका कह रहा था। और वो क्या? सालार को फिर तजस्सुस हुआ कांगो का सदर बनने का। सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम हंसे नहीं? एबाका ने जवाबन कहा था। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पे मैं हंस पड़ूं। हार्वर्ड स्कूल से पढ़ने के बाद तुम्हें इतने बड़े ख्वाब देखने चाहिए। एबाका उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। वो मैंने सालार के लिए बेहद परेशानी की थी। क्या करना चाहिए और क्या कर सकता था के दरमियान फासला था। वो एबाका की मदद न भी करता तब भी वो जितनी जान पहचानी से अपने हुकूक की जंग लड़ रहा था। सालार को यकीन था जल्द या बदेर वर्ल्ड बैंक के चेहरे पर कालिक मिलने वाला एक बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। हिफाजती इक़दामात का वक्त अब गुजर चुका था। पैट्रिस एबाका सिर्फ कंगालाला सवाली बोलने वाला एक पिग्मी न था जिसे कांगो के जंगलात तक महदूद किया जा सकता है। अमेरिका में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारने वाला शख्स था जिसके कॉन्टेक्ट्स थे। अगरचे उस वक्त उसके काम नहीं आ रहे थे, लेकिन उससे वो कमजोर नहीं पड़ा था, बल्कि ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा था। उन्हें सिर्फ पैगमीज बल्कि बांटो कबीले की आवाज भी बन चुका था, जिनका इंहिसार जंगलात पे था। अगला कोई कदम उठाने से पहले ही एबाका के साथ उसका मेल जोल उन लोगों की नजरों में आ गया था जिनके मफादात वर्ल्ड बैंक के जरिए पूरे हो रहे थे। सालार पे नजर रखी जाने लगी थी उससे पहले कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती। इंग्लैंड के अखबार ने एबाका की फराहम की गई मालूमात की तहकीक करने के बाद कांगो के पैगमीज और वर्ल्ड बैंक के कांगो बारानी जंगलात में होने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक और स्टोरी की थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक के किरदार के हवाले से बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए थे। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में जैसे हलचल मच गई। वर्ल्ड मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग और कवरेज को दबाने की कोशिश की गई,
मगर इससे पहले यूरोप और एशिया के बहुत सारे ममालिक के मुमताज़ अखबारात उस आर्टिकल को रीप्रिंट कर चुके थे और वर्ल्ड बैंक में वो हलचल उस वक्त उरूज पर पहुंची जब सालार सिकंदर की तरफ से हेड ऑफिस को कांगो में चलने वाले उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक तफसीली ईमेल की गई। और यही वो वक्त था जब सालार को नामालूम जराए से धमकियां मिलने का आगाज हुआ। वो प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर्स की आमदनी दे रहे थे। बैंक के अपनी कंट्री हेड की मुखालिफत का बास बनते तो कंपनी सब उनके पीछे खड़ी बैन अवी खामोश ताकतें खामोशी तमाशाई तो न बने रहती। कोई आम सूरत हाल होती तो उस वक्त सालार से इस्तीफा लेकर उसे बड़े हद तक आमिज तरीके से मुलाजिमा से फारिग किया जा चुका होता, मगर इस वक्त उसका इस्तीफा इंटरनेशनल मीडिया के तजस्सुस को उबार देता। ईमेल का जवाब सालार के एक तंबिया की शक्ल में दिया गया था जो सादा अल्फाज में खामोश हो जाने की ताकीद की थी। बैंक ने सिर्फ उस ईमेल में होने वाले उसके तजज़िया को नापसंद किया था, बल्कि पैट्रिस एबाका की फरहम करदा मालूमात पर गार्डियन में शाये होने वाली कोर स्टोरी का मलबा भी उसके सर पर डालते हुए उसे एबाका और उसको कोर स्टोरी में इस्तेमाल होने वाली मालूमात का जरिया करार दिया गया। ये इल्ज़ाम सालार सिकंदर के प्रोफेशनल काम पर एक धब्बा था। पैट्रिस एबाका से हमदर्दी रखने, मुतासिर होने और मेलजोल रखने के बावजूद सालार ने उसे बैंक के किसी इंफॉर्मेशन या दस्तावेजात की बात भी नहीं की थी। एबाका ने सारी मालूमात कहाँ से ली थी वो एबाका के अलावा कोई नहीं जानता था। उस तंबिया के जवाब में सालार ने बैंक को अपने इस्तीफा की पेशकश की थी। उसे अभी महसूस हुआ कि उसे मॉनिटर किया जाता था। उसकी फ़ोन कॉल्स टैप हो रही थी और उसकी ईमेल्स हील हो रही थी। दोनों में उसकी ऑफिस का माहौल तब्दील हो गया था। उसने बैंक की नाराज़गी और हिदायत के बावजूद एबाका से न तो अपना मेलजोल खत्म किया नहीं राब्ता। इस्तीफा की पेशकश के साथ उसने बैंक को कांगो में चलने वाले जंगलात प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी तफसीली रिपोर्ट भी भेजी थी जो सालार की अपनी मालूमात थी और तवक्का के मुताबिक उन्हें वाशिंगटन तलब कर लिया गया था। इमामा को सारी सूरत हाल के बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो उम्मीद से थी और सालार उसे उस टेंशन का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था जिससे गुजर रहा था। वो सिर्फ एबाका और उसके जिद्दोजहद के बारे में जानती थी। इमामा को सही मानों में तशवीश तब हुई जब उसने मीडिया में सालार सिकंदर का नाम भी नमूदार होते देखा, जिसके बारे में मीडिया कह रहा था कि वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से हेड ऑफिस को इख्तलाफी रिपोर्ट दे चुका था और उन्हीं हालात में अचानक वाशिंगटन से उसका बुलावा आ गया था और ये वो विजिट था जिस पर इमामा ने आखिर से पूछ ही लिया, सब कुछ ठीक है सालार? उस रात सालार की पैकिंग कर रही थी जब उसने अचानक पूछा। वो अपना ब्रीफकेस तैयार कर रहा था। हाँ यार, तुम क्यों पूछ रही हो? सालार ने जवाबन उससे पूछा। तुम वाशिंगटन क्यों जा रहे हो? वो अपने खशियों को किसी मुनासिब सवाल की शक्ल में न ढाल सकी। मीटिंग है और मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूँ, इस बार तुम इस तरह सवाल क्यों कर रहे हो? उसने अपना ब्रीफकेस बंद करके इमामा से कहा। पहले कभी तुम इतने परेशान नहीं लगे। नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस शायद ये होगा कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। इमामा के कंधे पर हाथ रखकर उसने मुमकिन हद तक अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। इस बार बोझ का होने की बारी इमामा की थी। जॉब छोड़नी पड़ेगी? तुम तो अपनी जॉब से बहुत खुश थे, वह हैरान होती तो क्या होती था, लेकिन अब नहीं हो, सालार ने मुख्तसरन कहा। कुछ मसले हैं, तुम्हें आकर बताऊंगा। तुम अपने और बच्चों का ख्याल रखना। कहाँ है दोनों? सालार ने बात बड़ी सहूलत से बदल दी थी। एक लम्हा उसे ख्याल आया कि उन हालात में उसे अपने बच्चों और इमामा को किनशासा में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हल क्या था उसके पास? इमामा की प्रेगनेंसी के आखिरी मराहिल चल रही थी। वो हवाई जहाज का सफ़र नहीं कर सकती थी। तुम अपने और बच्चों का ख्याल रखना, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा। वह बच्चों के कमरे में सोए हुए जिब्राइल और इनाया को प्यार कर रहा था। उसकी फ्लाइट चंद घंटों बाद थी। मुलाजिमा को अपने पास घर पे रखना मेरी गैर मौजूदगी में, उसने इमामा को हिदायत करते हुए कहा। तुम हमारी फिक्र मत करो, 3 दिन की तो बात है, तुम सिर्फ अपनी मीटिंग को देखो। आई होप वो ठीक रहे। इमामा को सख्त तशवीश उस मीटिंग की थी। उसे आधे घंटे में निकलना था। उसका सामान पैक था। वो दोनों चाय के एक आखिरी कप पीने के लिए लॉन्च में साथ बैठे थे और उस चाय का पहला घूंट पीने से पहले सालार ने उससे कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इमाम अपनी चाय उठाते हुए ठेठकी, फिर हंसी। आज बहुत अरसे बाद तुम कहीं जाने से पहले ऐसी कोई बात कही है, खैरियत है? अब उसका हाथ तपक रही थी। सालार ने मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया। हाँ खैरियत है, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए फिक्रमंद हूँ। अकेली तो नहीं हूँ मैं, जिब्राइल और इनाया मेरे साथ है, तुम परेशान मत होना। सालार चाय का घूंट भरता रहा। इमामा भी चाय पीने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे उससे कुछ कहना चाहता था।
तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? वो पूछे बिना न रह सकी। वो चाय पीते हुए चौंका, फिर मुस्कुराया। वो हमेशा उसे बूझ लेती थी। एक एतराफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, वापस से आकर करूँगा। उसने चाय का कप रखते हुए कहा। मुझे तुम्हारी आदत सख्त नापसंद है। हर दफ़ा कहीं जाते हुए मुझे उलझा जाते हो। मैं सोचती रहूँगी कि पता नहीं क्या एतराफ़ करना है। इमामा ने हमेशा की तरह बुरा माना था और उसका गिला गलत नहीं था। वो हमेशा ऐसा ही करता था और जानबूझकर करता था। अच्छा, दोबारा कभी नहीं करूँगा। वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके जाने का वक्त हो रहा था। बाजू फैलाए हुए हमेशा की तरह जाने से पहले इमामा से आखिरी बार मिल रहा था। हमेशा की तरह गर्मजोश मोनिका, आई विल मिस यू, जल्दी आना। वो हमेशा की तरह जज्बाती भी थी और वही कलमा दोहराए थे जो हमेशा दोहराती थी। पोर्च में खड़ी एक आखिरी बार उसको खुदाफिज कहने के लिए उसने अलविदाई अंदाज में सालार की गाड़ी के चलते हाथ मिलाया। गाड़ी तेज रफ्तारी से तवील पोर्च को अबूर करते हुए खुले गेट से बाहर निकल गई। इमामा को लगा था वक्त और जिंदगी दोनों थम गए थे। वो जब कहीं चला जाता उस कैफियत से दो चार होती।